इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हरितगृह प्रभाव के दुष्परिणाम और परिणाम के बारे में। दुष्प्रभाव क्या है, किस प्रकार के दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं या दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊष्मा अवशोषण की क्षमता अत्यधिक होती है इस गैस में, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। फलस्वरूप पृथ्वी के जो जलवायु है, वन, फसल और पानी है, सब पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। तो देखिए अलग अलग जंतुओं में इसका क्या क्या दुष्प्रभाव दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, तो पृथ्वी के जलवायु पर प्रभाव। जलवायु पर प्रभाव जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो अवरक्त लाल विकिरण होती है, ये अवशोषक गुण रखने के कारण तापमान को क्या करती है, कैप्चर कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, ये वृद्धि एक समान नहीं होती पृथ्वी के सभी भागों में। ठीक है, अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे ध्रुवों में सबसे कम होती है और साइबेरिया वाले में सबसे प्रभावित है और ध्रुवों पर जमी बर्फ़ पिघलने लगी है। कहने का मतलब ये है कि तापमान में वृद्धि होने के कारण ध्रुवों पर जो जमी बर्फ़ है ये पिघलना शुरू कर दिया है। ठीक है, सबसे प्रभावित है जैसे ग्रीनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे है, फिनलैंड, अलास्का और साइबेरिया है, ये सब देश। ठीक है, पृथ्वी में जो वायुमंडल की में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, इसकी लगातार वृद्धि से जलवायु भी अनेक स्थानों का या विभिन्न स्थानों का भिन्न भिन्न है। विश्व जलवायु कार्यक्रम के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में दोगुनी वृद्धि से ट्रॉपिकल क्षेत्रों में तापमान में लगभग 3% की वृद्धि, अक्षांश के ताप में 2 से 3% 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि और ध्रुवीय क्षेत्र के तापमान में 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि संभावित बताई जा रही है। अब वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में 20% वृद्धि अगर हो गई तो तापमान में औसतन ये वृद्धि 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। ठीक है, आधुनिक अध्ययन से ये स्पष्ट हुआ है कि हरितगृह प्रभाव के कारण पृथ्वी के जलवायु और मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ है। मौसम और जलवायु पर प्रभाव में लगातार तापमान में वृद्धि होने से महासागरीय और समुद्र जल गर्म हो जाता है, जिससे समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। बाढ़ के रूप में समीपस्थ क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और आपको पता है कि समुद्र के किनारे पर कई शहर और बंदरगाह हैं जो जलमग्न हो जाएंगे। तालाब, नदी और समुद्रों का जल गर्मी के कारण वाष्पित होता है, जिसके कारण अधिक वर्षा हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार होने वाली वर्षा को हम लोग अल नीनो के नाम से जानते हैं, अल नीनो का तूफान के नाम से जानते हैं। किसी से छुपा नहीं है, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, इस घटना के कारण मौसमी परिवर्तन होने से भयंकर तूफान आ सकता है। ठीक है, जलमग्न हो सकता है कई समुद्री इलाके। शीतोष्ण प्रदेशों में शीत ऋतु छोटी और गर्म में ग्रीष्म ऋतु लंबी और अधिक गर्म हो जाएगी। वर्षा में वृद्धि होगी, मरुस्थलीकरण होगा, सूखा होगा, मृदा अपरदन तेजी से होगा। ये अब जो समस्याएं हैं तेजी से बढ़ जाएंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन में तेजी से वृद्धि और वन क्षेत्रों में होने वाली कमी के कारण पृथ्वी के वायुमंडल की सतह पर अविभेदकी गैसों का स्तर निर्मित हो जाएगा। मतलब पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि होगी। पृथ्वी गृह एक वात्या भट्टी में परिवर्तित हो जाएगी। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव जंतु प्रभावित होंगे। पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगा। मौसम परिवर्तन का सर्वाधिक असर पड़ेगा कृषि पर। पर्यावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राकृतिक उर्वरक का कार्य करता है ना। अगर इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई, वृद्धि होने लगी, तो पहले पौधों का आकार भी बढ़ेगा, लेकिन एक समय के पश्चात अगर ज़्यादा बढ़ गई तो उनकी वृद्धि में ह्रास होना शुरू हो जाएगा और उर्वरक शक्ति में कमी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक जो वातावरण होता है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होगा, खेत खलिहान का वो नष्ट हो जाएगा। पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, इनकी प्रतिरोधी क्षमता में कमी आ जाएगी, बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलेगा। मृदा की उर्वरता में कमी होगी, मृदा पौधों के लिए वृद्धि के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से उत्पन्न तापमान प्रभाव एवं जलवाष्प का सम्मिलित रूप से पृथ्वी की जलवायु पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जलवायु पर कितना खासा असर पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रभाव देखने को मिल रहा है आपको, पौधों पर हरितगृह प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे पौधों पर। देखिए, वायुमंडल के तापमान में अगर लगातार वृद्धि होती है तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना, मतलब केवल वही पौधे जीवित रह पाएंगे जो उच्च तापमान को सहन कर सके। नए प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पत्ति होगी। शाकी पौधे इस बढ़ते तापमान में जीवित नहीं रह पाएंगे। कठोर काष्ठ वाले पौधों का तेजी से विकास होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर दुगनी हो गई तो हरित जैवभार में अत्यधिक कमी आ जाएगी। ठीक है, जो कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा।
आगे आता है फसलों पर प्रभाव। ये तो था पौधों पर, अभी फसलों पर। कृषि बहुल क्षेत्र है भारत। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की दर में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होना लगेगा, या आवश्यकता है ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण अगर पानी कीट का प्रकोप बढ़ जाएगा, उत्पादन में कमी आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ओजोन परत पर प्रभाव या ओजोन स्तर में कमी आपको देखने को मिलेंगी। डॉक्टर इवांस के अनुसार पिछले 12 वर्षों में हरितगृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर वापस आने वाले ऊष्मीय विकिरणों की मात्रा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ दुगुनी हो गई है। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है हरितगृह प्रभाव के कारण जो ऊष्मीय विकिरण है वो वापस आने की मात्रा जो हो गई है दुगुनी हो गई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है ना। ये प्रकाश अपघटने विघटन के कारण क्लोरीन गैस मुक्त होती है, जो कि ओजोन के साथ क्रिया करके आणविक ऑक्सीजन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड वातावरण में उपस्थित आणविक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करके पुनः क्लोरीन गैस मुक्त कर लेती है। जैसे देख सकते हैं आप, ये है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फोटोलैटिक डिसोसिएशन होगा, मतलब प्रकाश अपघटने विघटन होगा, जिसके फलस्वरूप क्लोरीन यहाँ से मुक्त हो जाएगी। क्लोरीन ओजोन के साथ में क्रिया करेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लोरीन आणविक ऑक्सीजन की सहायता से क्लोरीन तत्व और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ओजोन परत का अपघटन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि क्लोरीन के एक अणु में अक्रिय होने के पूर्व लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। जान लीजिए आप लोग। ओजोन का स्तर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। वातावरण में कार्बन क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये ग्रीन हाउस प्रभाव में 20% का योगदान दे रही है। ठीक है, ध्रुवों पर बर्फ़ का पिघलना, लगातार तापमान बढ़ने से ध्रुवों का जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आता है मानसून के दौरान अधिक बाढ़ आना। मानसून के दौरान अधिक बाढ़ आना, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि और उष्णकटिबंधीय महासागरों के जल के तापमान में वृद्धि होने से चक्रवात और तूफानी अंधड़ आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पादप क्रियाओं का पर प्रभाव। पादप क्रियाओं पर प्रभाव कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होने से पहले प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, मतलब जो C3 पौधों की उत्पादकता उसकी वृद्धि उसमें वृद्धि हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होने पर जो C3 पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की दर में 30 से 100% की संभावना है, लेकिन स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये समस्त कारक हमने पढ़ा ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं।